नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। सरकारें बदलती हैं तो आवाम की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, ईमानदार अफसरों की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। लेकिन अफसोस कि सरकारों की शक्ल तो बदलती है लेकिन शायद सीरत नहीं बदल पाती। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अशोक खेमका की ईमानदारी की मिसाल को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मुद्दा बनाया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी 9 महीनों के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि अशोक खेमका वाकई ही एक ईमानदार अफसर हैं। 9 महीने की बात हम क्यों कर रहे हैं ये भी साफ कर देते हैं। दरअसल खेमका ने इस साल के फरवरी महीने में चार्जशीट को लेकर मनोहर सरकार को अपना पक्ष रखा था और फरवरी के बाद अब 9 महीने हो गए हैं। 9 महीने के बाद उन्हें इस मसले में सरकार ने क्लीन चिट दी है। वहीं पर अगर इसका हम दूसरा पहलू भी देखें तो दरअसल मनोहर सरकार ने खेमका के खिलाफ जो चार्जशीट रद्द की है उसे पूर्व की हुड्डा सरकार ने दायर किया था। अब ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि सरकार ने खेमका को ईमानदार कैसे मान लिया, क्योंकि अगर वो मनोहर सरकार खेमका को ईमानदार और काबिल अफसर मानती तो शायद उनकी ड्यूटी आज मोहनजोदाड़ो की मूर्तियां साफ करने के लिए ना लगाई जाती। सवाल कई हैं और आज बिग बुलेटिन के बिग डिबेट में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद शुरुआत करेंगे बिग बुलेटिन की बिग डिबेट की। दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। सुनो सुनो सुनो, हरियाणा की मनोहर सरकार को इस बात का इल्म हो गया है कि आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ईमानदार हैं। कभी खट्टर सरकार को खटके खेमका अब सरकार को सिस्टम के मुफीद लगने लगे हैं। जी हां, मनोहर सरकार ने मान लिया है कि रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ लैंड डील की म्यूटेशन रद्द करके खेमका ने कोई खता नहीं की। सरकार ने अशोक खेमका को बड़ी राहत देते हुए इस केस में थमाई गई चार्जशीट वापस ले ली है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो चार्जशीट दाखिल की गई थी ये दुर्भावना से की गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने दुर्भावना से की थी, क्योंकि एक अधिकारी ने सर्विस में रहते हुए सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया था। रूटीन जॉब है, उनका कसूर नहीं पाया गया, तो ये एक राजकीय बहुत से अधिकारियों के खिलाफ जांच चलती रहती है। मंत्री जी, ये सच है कि अशोक खेमका बेकसूर हैं। हुड्डा साहब को तो छोड़ ही दीजिए, ईमानदारी का ढोल पीट रही आपकी सरकार ने भी इस बेकसूर की बेकदरी की है। वरना जिसकी ईमानदारी को आपने चुनावी मुद्दा बनाया था उसे मोहनजोदड़ो की मूर्तियां साफ करने के लिए ना भेज देते। आज जो करप्ट लोग हैं वो तो बाहर घूमे जा रहे हैं, जिनने पूरा प्रदेश बेचने का काम किया, आज उनके ऊपर तो सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं खट्टर साहब और हुड्डा साहब मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर सरकार चलाने का काम। काबिले गौर है कि 11 अक्टूबर 2012 को खेमका का चकबंदी विभाग से बीज विकास निगम में तबादला कर दिया गया था। 12 अक्टूबर 2012 को तबादले के बावजूद खेमका ने वाड्रा और डीएलएफ लैंड डील की जांच के आदेश दिए। 15 अक्टूबर 2012 को खेमका ने लैंड डील की म्यूटेशन रद्द कर दी। इसके बाद तत्कालीन हुड्डा सरकार ने खेमका के खिलाफ 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कमेटी ने वाड्रा को क्लीन चिट देते हुए खेमका को दोषी ठहराया और 4 दिसंबर 2013 को तत्कालीन हुड्डा सरकार ने खेमका को चार्जशीट कर दिया। सूबे की सत्ता बदली तो 12 फरवरी 2015 को मनोहर सरकार के सामने खेमका ने अपना पक्ष रखा और अब
सरकार ने खेमका को क्लीन चिट दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। ये रिपोर्ट भी देखी, ये दर्द भरा गीत भी आपने सुना, क्योंकि आज हम दर्द की दास्तां बयां कर रहे हैं अशोक खेमका साहब की। एक ईमानदार अफसर जिनका ना शायद कोई कांग्रेस में था ना भाजपा में, और शायद ईमानदारी का और ईमानदारों का आज इस दुनिया में है भी नहीं, क्योंकि ये कलयुग है। बहरहाल इस हम बहस को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण ढुल साहब, स्वागत है आपका। रंजीता मेहता, कृष्ण ढुल साहब स्वागत है आपका। रंजीता मेहता कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, और हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता हैं परवीन अत्रे साहब, और ईटीवी हरियाणा के संपादकीय सलाहकार गोविंद ठुकराल साहब। आप सभी का इस बिग बुलेटिन के बिग डिबेट में स्वागत है। शुरुआत करते हैं इनेलो के परवीन अत्रे साहब से। जनाब, ये रिपोर्ट कैसी लगी, और ये गाना क्या खेमका के दर्द के साथ मैच होता था? निश्चित रूप से मुकेश जी, हाँ। देखिए ईटीवी ने जिस तरह से रिपोर्ट तैयार की और उसके साथ जिस तरह से गाना अटैच किया, तो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। लेकिन जो अशोक खेमका का मामला है मुकेश जी, उसको हमें दो तरफ से देखना पड़ेगा। पहले कांग्रेस के कार्यकाल में जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा की डील की म्यूटेशन रद्द करने के बाद तत्कालीन सरकार ने जो बर्ताव उस वक्त खेमका साहब के साथ किया, जिस तरह से जल्दबाजी में एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी कि खेमका साहब ने अपनी पावर से बाहर काम किया, उस वक्त तत्कालीन सरकार की बदनीयती स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के मामले को किसी तरह से, क्योंकि खेमका साहब ने क्या किया था, सरकार यूं कहिए कांग्रेस के जवाई राजा को, उनकी अनियमितताओं को जनता के सामने लेके आए, जिस वजह से सरकार का रवैया ऐसा रहा। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खेमका साहब ने जो बातें की, सरकार ने क्या उन बातों की जांच करवाई? बड़ा सवाल है। जिन लोगों ने प्रदेश को लूटा, रॉबर्ट वाड्रा का नाम पहले नंबर पे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, नेचुरली है, मुख्यमंत्री की सहमति के साथ सब कुछ हुआ, वो इन्वॉल्व थे। हम बार बार ये बात उठाते रहे, जो बात खेमका साहब ने कही थी, इन्होंने तो 4 पन्नों में कही थी, हमने तो बल्कि वो बात 319 पन्नों की एक चार्जशीट दे के महामहिम को कही थी कि साहब ये बड़े घोटाले हुए हैं, इन घोटालों की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री साहब ने सदन में आश्वासन भी दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कहीं ना कहीं उन घोटालेबाजों को बचाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह की जांच का आश्वासन दिया गया था वो नहीं हो रही है। तो इन दोनों पार्टीज को अगर हम खेमका साहब के संदर्भ में देखेंगे तो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि जो कल्प्रिट है, जिन लोगों ने प्रदेश को लूटा है, उन लोगों को कहीं ना कहीं बचाने की कवायद है, या यूं कहिए कि उनको अभयदान देने की कोशिश है। ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी, इनेलो का पक्ष आपने सुना, और खेमका के बारे में जो कहा सूट करता है, क्योंकि पिछले 11 साल से सत्ता से बाहर हैं, और अब जो खेमका की बात होगी या तो कांग्रेस के ऊपर आएगी या भाजपा पे आएगी। 10 साल तक जो कांग्रेस सरकार है लगातार उनको ईमानदारी के तमके देती आई है। इतनी ट्रांसफर पे ट्रांसफर, केस पे केस, क्यों रंजीता जी? आज तो काफी बुरा लग रहा होगा आपको जो मनोहर सरकार ने क्लीन चिट दे दी उनको। देखिए, इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है मुकेश। जहां तक, पहले तो मैं परवीन अत्रे साहब की बात का जवाब देना चाहूंगी। जो ये आरोप लगा रहे हैं वाड्रा जी के ऊपर और हुड्डा साहब के ऊपर कि लूटा, सिवाय कमेंट्री करने के 11 साल पहले ये सत्ता से बाहर हो चुके थे, इनके पास हाथ में कुछ भी नहीं है। और किस आरोप और किस बुनियाद के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं वो भी मैं जानना चाहती हूँ। कौन सा केस उनके खिलाफ उजागर हो गया वो मैं जानना चाहती हूँ। वाड्रा नाम का बटेर इनके हाथ में 11 साल से लगा हुआ है, आज तक उनके खिलाफ कौन सा इन्होंने मामला सिद्ध कर दिया वो मैं जानना चाहती हूँ। बिना किसी बात के आप उनको जस्ट व्यूअर्स वो जवाई हैं सोनिया गांधी जी के, इसलिए उनको आरोपों में और विवादों में घेरते रहे, इससे कोई बात नहीं बनती। और जहां तक खेमका जी की बात है, खेमका जी इस चीज के लिए फेमस है, चाहे बेशक वो ईमानदार है। ईमानदार तो सब लोग खट्टर साहब को भी कहते हैं, पर उसके साथ साथ आप में और क्वालिटीज भी होनी चाहिए। जब आपके खुद के अंदर के अधिकारी आपके खिलाफ हो, आप उनको इस तरीके से परेशान करें कि वो आपको, अब एग्जाम्पल बताती हूँ, गुड़गांव का एक एम्प्लॉय था, इस हद तक उन्होंने खेमका पे रही है मैडम, खेमका पे रही है, मैं खेमका भी कह रही हूँ। उन्होंने खेमका जी ने उनको इस कदर तक परेशान किया कि उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी तक दे दी। किसको?
खेमका जी को, गुड़गांव के एक एम्प्लॉय को इस हद तक तंग किया गया। तो अगर आपको एक ड्यूटी एक मतलब आपकी नजर में आज भी जो खेमका है वो पाक साफ नहीं है, मतलब कांग्रेस जिस डिपार्टमेंट से आपको ट्रांसफर कर दिया गया है आपको कोई हक नहीं बनता। बिल्कुल समझते हैं आपकी भावनाओं को, समझते हैं आपकी मजबूरी को भी समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ढुल साहब के पास चलते हैं। ढुल साहब इंटरफेरेंस करेंगे और अब जो भारतीय जनता पार्टी है ये खेमका को मान रही है कि ये जो चार्जशीट हुई थी कांग्रेस के समय में, जिसका रिप्रेजेंटेशन फरवरी में अशोक खेमका ने दिया था, 9 महीने लग गए उस फाइल को पढ़ते हुए। अब उस फाइल पे जो लिखा था खेमका ने उसके आधार पर क्लीन चिट दे दी। किस तरीके से आपकी पार्टी इस क्लीन चिट को जस्टिफाई कर रही है, और अगर वो ईमानदार थे तो 9 महीने का समय क्यों लगा दिया? क्यों मोहनजोदाड़ो की मूर्तियां साफ कर रहा है इतना काबिल अफसर? जी मुकेश जी, सबसे पहले तो कम से कम मैं रंजीता बहन जी का इस बात पर धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ईमानदार माना। इसके लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद। और जिस प्रकार से इनका व्यवहार रहा था अशोक खेमका जी के प्रति, जो इन्होंने अभी कहा INLD पर कटाक्ष करते हुए कि उनके हाथ एक बटेर लगा था, 11 साल से लगातार उसी को पकड़ रहे थे और पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो वो शायद भूल रही है कि रॉबर्ट वाड्रा का प्रकरण उस सरकार के अंतिम कार्यकाल के अंतिम दिनों में आया था, और उसके बाद प्रदेश की जनता ने और पूरे देश की जनता ने जिस प्रकार से कांग्रेस को यहां से भगाया है इस देश से, तो वो सामने और सबके सामने आया हुआ है। और जो खेमका जी की बात हमने की है, निश्चित तौर पर जब सरकार में फरवरी में उन लोग खेमका जी ने अपना पक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखा था और उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ जो 3 लोगों की कमेटी बनी थी जिसमें कृष्ण मोहन जी, राजन गुप्ता जी थे, उन्होंने मेरे साथ बिना मेरा पक्ष सुने मेरे खिलाफ फैसला दिया है, बिना मेरा पक्ष जाने मुझ पर फैसला सुना दिया है। बताइए 9 महीने क्यों लग गए? बस इतना उसी पर आ रहा हूं मैं। मैंने मेरा ये अभिप्राय है कहने का कि उस बात की पूरी तरह से जांच हो, उसमें कोई अनियमितता न रह जाए, इस तरह से पूरे पक्ष की पूरी जांच करने के बाद जब ये लगा सरकार को कि खेमका जी का कोई कसूर नहीं है, खेमका जी पाक साफ है, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ जो चार्जशीट जो माननीय आपकी सरकार जो आप भी मान रहे हैं उसी तरीके से चल रही है जिस तरीके से पहले आकाशवाणी में धीमी गति के समाचार चला करते थे। ठुकराल साहब, ये तो जो तीनों राजनीतिक पार्टियां हैं इन्होंने अपने अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी आइडियोलॉजी और पार्टी की नीति के हिसाब से जवाब दिया। कुछ भी नया नहीं था, सालों से यही सुनते आ रहे हैं। लेकिन आपकी हमारी बातचीत हो रही थी, आप कह रहे थे कि इस क्लीन चिट के पीछे की जो अंदर की बात है वो कुछ और है। वो थोड़ा सा विस्तार में हमें समझा दीजिए कि अंदर की बात क्या है। खेमका जी ईमानदार अफसर हैं, दबंग हैं, लेकिन साथी अफसरों के साथ, बाकी लोगों के साथ उनके संबंध में बहुत कड़वाहट रहती है। वो सोचते हैं कि मैं ईमानदार हूं, बाकी सब बेईमान है। ऐसी सोच से नुकसान होता है उनका भी, दूसरों का भी। लेकिन ये जो क्लीन चिट दी है ये पॉलिटिकल डिसीजन था हुड्डा सरकार का, और उसको क्योंकि उसने ऐसा काम कर दिया जिससे हिंदुस्तान की जो नंबर 1 पॉलिटिकल फैमिली थी उसके अंदर वो घुस गई बात। रंजीता जी बटेर बता रही थी अभी रॉबर्ट वाड्रा को। बटेर कह ली, इनके हाथ में बटेर होगा, लेकिन हकीकत रंजीता जी मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, आपके पार्टी के जो आला अफसर है इस शब्द पे आपत्ति जता सकते हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि इनको उसके अलावा और कुछ पूछता ही नहीं है। मुड़ खुड़ के जो बात है वो वाड्रा जी के ऊपर आ जाती है। आज तक वाड्रा जी की ठुकराल साहब आते हैं आपके पास, आते हैं दोबारा से बटेर पे सफाई ले लेंगे आपसे, कोई बात नहीं। देखिए उसमें अब पिछले 3-4 महीने से 2 मंत्री बहुत सपोर्ट कर रहे थे खेमका जी को। एक तो आपके अनिल विज साहब हैं और एक कृषि मंत्री हैं ओम प्रकाश धनखड़। वो चाहते थे कि खेमका जी को रिहेबिलिटेट किया जाए, और ये फाइल सीएम के पास पड़ी थी पिछले 3 महीने से, उसमें सब इंक्वायरी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। तो ओपी धनखड़ और अनिल विज क्यों चाहते थे? वो सोचते हैं कि हमें जो ईमानदार अफसर है उसका पूरा यूज करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ते थे। पहली बात वो ये करना चाहते थे कि खेमका के खिलाफ चार्जशीट ड्रॉप हो जाए ताकि उसका रास्ता बाकी कामों के लिए ठीक हो जाए। अब खेमका इनके किस काम में आ रहे हैं? एक तो जो जस्टिस ढींगरा वाली कमीशन है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा की इंक्वायरी चल रही है, उसकी सारे कागजों की तैयारी, सारे प्रोसिक्यूशन की तैयारी खेमका साहब कर रहे हैं। मतलब अंदर की बात यह है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा की
हाँ, क्योंकि जांच करनी है ठीक ढंग से, तो वो खेमका कर सकते हैं। इस काम में भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, हरियाणा सरकार को लगता है कि खेमका बड़े काम की चीज है। एक और केस है। दूसरा केस बताइए। दूसरा केस है रेक्सेल का, जो वो फंगिसाइड खरीदा गया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में। पानी खरीदा गया था। हाँ जी, पानी था ना, वो दवाई तो नहीं, मेडिसिन थी। हाँ, मतलब उसमें मेडिसिन का नाम था, लेकिन नहीं मेडिसिन ही थी, क्योंकि 3 यूनिवर्सिटी ने उसको अप्रूव किया हुआ था। पंजाब ने, हरियाणा ने और पंतनगर यूनिवर्सिटी ने अप्रूव किया हुआ था, और एक ही उस किस्म की दवाई थी जो अप्रूव थी। वो बात और वो लंबी बात है कि कहाँ क्या गलती हुई। सवाल है कि उस केस में भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने और चीफ सेक्रेटरी ने जो स्टैंड लिया, वो ये लिया था कि फाइलों में कहीं भी इसकी कोई हेराफेरी साबित नहीं होती, नंबर 1। और पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने हरियाणा सरकार का जो स्टैंड है वो ये था कि इसमें कोई हेराफेरी नहीं हुई। लेकिन सरकार को सीबीआई के पास जाना था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कुछ निकल के नहीं आ रहा था। वो जो रिपोर्ट है प्राइवेटली खेमका साहब की मदद से तैयार की गई, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को दी गई, और वो मंत्री जी ने उस रिपोर्ट को बेसिस पे सीबीआई इंक्वायरी होगी, जो आजकल हाई कोर्ट में चैलेंज हो रही है। जी, मतलब तीन मुख्य चीजें ले लें इसमें ब्रेक में जाने से पहले। जो ठुकराल साहब आपने हमें बताई हैं कि एक तो यह है कि जो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट तैयार हो रही है, उसमें मुख्य भूमिका बिहाइंड द सीन अशोक खेमका की रहेगी। दूसरा जो रेक्सिल खरीद मामला था, इसमें भी खेमका एक ईमानदार कोशिश और एक अच्छी सरकार को मदद कर सकते हैं। और तीसरा ये कि जो बार बार नेगेटिविटी बढ़ रही है मनोहर सरकार की, अशोक खेमका को आपने साइडलाइन कर दिया और चार्जशीट कर दी, उसमें भी कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। ये जो सारी बातें हैं, इन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका पसंदीदा नंबर 1 शो बिग बुलेटिन जारी रहेगा। दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। बिग बुलेटिन में ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज बात हो रही है अशोक खेमका साहब की, एक आईएएस ऑफिसर जिन्होंने बड़े बड़ों की नाक में दम कर रखा है। आज उस ऑफिसर को थोड़ी सी राहत दी है मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार ने, कि जो चार्जशीट पिछली हरियाणा की हुड्डा सरकार ने उन पे दायर की थी, उस चार्जशीट को वापस ले लिया गया है, यानी थोड़ी राहत। लेकिन इस चार्जशीट को वापस लेने के पीछे एक बड़ी राजनीति है, ऐसा हमारा संपादकीय सलाहकार गोविंद ठुकराल साहब हमें बता रहे हैं, जो अंदर की बात है। लेकिन क्योंकि इस परिचर्चा में हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं। कांग्रेस की रंजीता मेहता हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण ढुल हैं और इनेलो के परवीन अत्रे साहब हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। रंजीता जी, इस दूसरे दौर की शुरुआत हम आपसे करते हैं। जो सोनिया गांधी का दुश्मन वो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का दुश्मन, जो जीजा जी का दुश्मन वो तो हमारी 7 पुश्तों का दुश्मन। तो ये जीजा जी पे आरोप लगाया था, उनको मुश्किल में डाला था, तो आप खुल के इनकी बुराई कर सकते हैं अशोक खेमका साहब की। शुरू हो जाइए, आपका टाइम शुरू होता है। मुकेश जी, पहले तो ये बात जो आप कह रहे हैं कि सोनिया जी का दुश्मन या वाड्रा का दुश्मन, उनके ऊपर जो चार्जशीट लगाई गई थी, शायद वो सवाल मैं दोबारा रिपीट करके बता देती हूँ, क्योंकि उसके खिलाफ क्या था कि वो अपने जूनियर्स को गलत बातें बोलते थे, गलत बातों के लिए उठाते थे, वो मीडिया में सरकार की आलोचना करते थे, वो ऑल इंडिया सर्विसेज की जो उनकी अथॉरिटी थी उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इसके खिलाफ उनको चार्जशीट किया गया था। जो कोई भी गवर्नमेंट होती वो उनको उसके खिलाफ चार्जशीट करती। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से शिफ्ट होने के बाद उस डिपार्टमेंट में इंटरफेरेंस करके वो कुछ फैसले लिए थे, जिसके लिए उनको चार्जशीट किया गया था। और चार्जशीट करना कोई फांसी देना नहीं होता, उनके ऊपर आरोप लगे थे, अगर वो इतनी जस्टिफिकेशन थी वो तभी अपनी जस्टिफिकेशन क्लियर कर देते तो उनके ऊपर से चार्जशीट हट जाती। इतनी लंबा देर वेट करने की क्या जरूरत थी? रॉबर्ट वाड्रा की इतना लंबा वेट करने की क्या जरूरत थी उनको? मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार इतनी उनकी एमएससी है,
और हुड्डा साहब मुकेश उसको माफ जी, कर जब देते। हमने ये चार्जशीट किया था तब भी हाहाकार मचाया था बीजेपी सरकार ने और कहा था इतने ईमानदार अफसर को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ, जब इनकी सरकार बनी, ट्रांसपोर्ट विभाग देते ही उनसे क्यों फटाफट छीन लिया? क्योंकि इनके खुद के मिनिस्टर्स में नाक में दम कर रहे थे, वहां पे ओवरलोडेड ट्रालों को वो चलने से बंद कर रहे थे। आप क्या कहना चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आप क्या कहना चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी करप्ट है और आपकी सरकार भी? मैं ये नहीं कह रही हूँ, हमने उनको चार्जशीट किया था, उन्होंने जो गलतियां की थी उसके लिए, पर ये इन्होंने बताइए उनको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनसे क्यों लिया, आज उनको खुडे लाइन क्यों लगा रखा है? वो जवाब दें इस चीज का। अगर इतने ईमानदार है, यही इन्होंने प्रदीप चाशनी के साथ किया, यही इन्होंने इनके साथ किया। दुल साहब, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ले लिया, रंजीता जी कह रही हैं ये तो आपने ठीक नहीं किया। देखिए, एक तो जैसे रंजीता जी ने कहा और आपने भी ये कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा जी का, सोनिया जी का दुश्मन, रॉबर्ट वाड्रा जी का दुश्मन, तो वो सबका दुश्मन, पूरी कांग्रेस का दुश्मन। और मेरा ये कथन सत्य पे आधारित है। हाँ, मैं उसी कथन की पुष्टि कर रहा हूँ कि आपका ये जो कथन था वो संपूर्ण रूप से सत्य था, और कोई भी कांग्रेस का नेता इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता। मैंने कहा इस चीज को देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन ने, कांग्रेस में सिर्फ दो ही नेता हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, बाकी सब पदाधिकारी हैं। दोनों के दोनों बाकी सब पदाधिकारी हैं, सारी कांग्रेस पार्टी उनको नेता मानती है, बाकी सब पदाधिकारी हैं। अभी तो आपने उनको बटेर कहा था, अभी आप उनको कह रहे हो। मैंने तितर और बटेर की एग्जाम्पल दी है, आप उसको गलत शब्दों को ये आपके जो मुख्यमंत्री है वो ईमानदार है, साथ ही वो बीफ को लेके कैसे बयानबाजी करते हैं, तो हर इंसान जो ईमानदार है ये जरूरी नहीं कि वो सही बात बोले। मैंने ये कहा कि आपने इस बात को तो स्वीकार किया है कि माननीय मनोहर जी बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व है, और उसी नरेंद्र मोदी जी के भी ईमानदार रखते हैं कि अगर बीफ खाना है तो बीफ छोड़ दो, तो ये चीज एक्सेप्ट नहीं होगी ना। अच्छा, एक बात बताओ दुल साहब, आप ये जब ऐसे कोई मनोहर लाल खट्टर साहब को ईमानदार बोलता है तो आप इतने खुश क्यों हो जाते हैं? मतलब कोई अजब सी चीज लगती है कि आपको? मैं ये कहना अजब इसलिए लगता है, क्यों लगता है कि बाकी ईमानदार नहीं है? बाकी ईमानदार नहीं है आपकी पार्टी में, सिर्फ मनोहर लाल ही है क्या? बस इस चीज का जवाब है। मुकेश जी, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा ना आप इस चीज को इतना खुश होकर क्यों लेते हैं कि आपने कहा देखिए कि मनोहर लाल खट्टर साहब ईमानदार हैं, तो खाली मनोहर लाल ईमानदार हैं कि आप नहीं हो क्या? देखिए, मैं ये कहना, अगर मेरी बात तो दुल साहब को है ही, मेरा ये कहना है कि पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा था, देश में हाहाकार मचा हुआ था, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो नेता मिले वो उनकी ईमानदारी और सत्यता की वजह से आए। और जिस प्रकार जब मनोहर लाल जी को हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने चुना था, तो उस वक्त कांग्रेस और उसके सभी अन्य दलों ने भी इस बात को लेकर बहुत आलोचना की थी, ये कौन है, कहां से है? पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके सभी कार्यकर्ता। लेकिन आपकी जानकारी के लिए दुल साहब बता दें कि आपके जो अफसर हैं, सुनिए, जो आपके जो अफसर हैं, एक मिनट सुन लीजिए, आपके जो अफसर हैं और आपकी एक नेता जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव भी लड़ी थी, उसके पति ने जो सरकारी गोदाम से इंस्पेक्टर है, करोड़ों रुपए का गेहूं बेच दिया। अखबारों में, टीवी पे, टीवी पे आप देख रहे होंगे, पता है ना उस केस का आपको? जी, और भी केस बताती हूँ मुकेश जी, मैं और भी केस बताती हूँ। इनके खुद के मंत्री के पीए को बिना कंपटीशन के पहले अपना फैक्ट्री बनाया, फिर उसके बाद 10 लाख का आरोप लगा, 5 लाख के अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुई। खेम का इनेलो के प्रवक्ता प्रवीण जी, आपकी बारी है, मेरी बात पूरी आपके पास आते हैं ना, मुझे अपनी बात तो रखने दें, फिर आते, दोबारा आते, टाइम आपका खत्म। देखिए, बड़ी देर से कांग्रेस के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी बात रख रहे थे और थोड़ा मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, रंजीता जी ने एक बात कही, रोल नहीं है ना इस फिल्म में, छोटा है नहीं, बहुत खेम का जब हीरो है ना, देखिए, हम प्रदेश की जनता ने खेमका साहब की जब बात आ रही है ना, इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर और हम निभा रहे हैं, हमने। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, पहले तो रंजीता जी की बात सुनिए, इनके कहे अनुसार जो बटेर रॉबर्ट वाड्रा नाम का हमारे हाथ लगा, इन्होंने एक बात कही कि उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। रंजीता जी, हमने बाकायदा सबूतों के साथ आरोप चार्जशीट दे दी, अब उसको साबित करना, उसकी जांच करना सरकार का काम है।
लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये हम भी कह रहे हैं, ये बात तो हम भी कह रहे हैं रंजीता जी, हम भी यही बात कह रहे हैं कि 1 साल से सरकार कुछ नहीं कर रही है। रंजीता जी बजाय चिल्लाने के आप चिल्ला के क्या साबित कर रहे हैं? यही बात तो हम कह रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं। रंजीता जी को थोड़ा बता दूं, जो जिस म्यूटेशन को अशोक खेमका जी ने रद्द किया था, अगर रंजीता जी को पता हो, जो रॉबर्ट वाड्रा साहब की कंपनी ने 6 करोड़ में जो वो लैंड खरीदी गई थी 3.5 एकड़, कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल थी 2 लाख रुपए। जो चेक दिया गया, जैसे कि रूटीन होती है, तहसीलदार साहब के सामने पेमेंट होती है, जो चेक दिया गया वो चेक जिस बैंक का था वो चेक उस बैंक में अकाउंट ही नहीं था। ये रंजीता को शायद पता नहीं होगा। फिर वही 3 दिन बाद सेम लैंड 65 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दी। शरेआम पता लग रहा था इसके अंदर धांधली है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है, हम भी बार बार ये बात कह रहे हैं कि 1 साल से सरकार क्यों सो रही है, क्यों नहीं जांच कर रही है, यही आरोप हमारा है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में मिलकर रॉबर्ट वाड्रा को पूरा मौका दे रहे हैं कि वो किसी तरह से बच के निकल जाए। रॉबर्ट वाड्रा, मैंने गलत कहा, सॉरी, बटेर, रंजीत जी का अनुसार, मतलब बटेर को पूरा मौका दिया जा रहा है और यही हमारा आरोप है। सरकार को जब हमने सबूत दे दिए, सबूत के साथ हमने डॉक्यूमेंट दे दिए, अब सरकार उसकी जांच करे। सरकार का काम है जांच करना, और सरकार अगर ईमानदारी से जांच करेगी, जैसे कि मुख्यमंत्री वादा कर चुके हैं, ऐसे अगर हम तब पता लगेगा कि वो और परिचर्चा फिर रोकनी पड़ेगी। अगर हम दोनों साथ बोलेंगे पूरे 10 साल। और हम आपको अंदर की जानकारी देते हैं, क्योंकि इस बुलेटिन का जो मकसद है, बिग बुलेटिन का, आप लोगों की प्रतिक्रिया लेना तो है ही है, क्योंकि एक सत्ता पक्ष है, 2 आप विपक्ष में हैं, लेकिन जो खेल है इस सारी चीज में वो भी हम आपको और जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार और हमारे संपादकीय सलाहकार गोविंद ठुकराल जी की नजर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आज के इस बुलेटिन में। ये 2 बेनिफिट तो आपने गिनवा दिए। एक तो वाड्रा साहब का जो नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी की न केवल लोकसभा चुनाव इस पे लड़े गए, हरियाणा का चुनाव भी कमोवेश इसी पे लड़ा गया, तो उस फाइल में अब कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा, उसको मजबूती से खेमका रख सकते हैं, ये पहली मदद होगी। दूसरा रेक्सेल वाला मामला आपने बताया, इसके अलावा और कौन से बिंदु हैं जिसके आधार पर इस चार्जशीट को ड्रॉप किया गया? चार्जशीट को तो ड्रॉप किया गया बेसिकली क्योंकि खेमका साहब काम आ रहे हैं, खेमका साहब सेवा कर रहे हैं, ठीक है, उनको पॉलिटिकल एडवांटेज भी है बीजेपी को और एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांटेज भी कुछ होगा। लेकिन मुश्किल जो चीफ मिनिस्टर की मुश्किल वो ये है कि खेमका साहब को अगर सब चीजों से भरी करके कुछ महकमा दे दिया जाए, किसी मंत्री के साथ उनके साथ चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो और ढंग से काम करते हैं। बाकी जो उनके ढंग से काम करने के लिए जैसे अनिल विज तो हैं, काफी बनती है, दोनों अनिल विज के साथ बनती है, लेकिन अनिल विज भी उनको अपना हेल्थ सेक्रेटरी नहीं बनाएंगे। ये देख लेना आप ना, बस वही वजह कि काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। दूसरा है, अब जो हमें सीनियर ऑफिसर बताते, जो उनके साथ भाषा का इस्तेमाल करते हैं टेलीफोन पे या वैसे मिलकर, वो एक अच्छे सुलझे हुए अफसर की निशानी नहीं है। उससे 1-2 हिस्सों में अफसर बढ़ जाते हैं, 2-4 अफसर खेमका साहब के साथ हैं, बाकी दूसरे लोगों के साथ खड़े। क्या स्ट्रिक्ट हैं, गाली देते हैं, क्या करते हैं? बस मतलब बोलने का ढंग बड़ा सख्त है। हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बोलने का ढंग सख्त है और ये सोचते हैं कि वही ईमानदार हैं। अब चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ भी कुछ नहीं है, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं उनके 3-4 सीनियर ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं है। बहुत से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इंडस्ट्री में ऐसे ऑफिसर बैठे हैं जिनके खिलाफ आपके पास कुछ नहीं कहने को, वो अपना आराम से ठीक ढंग से रूल्स के हिसाब से काम करते हैं। सवाल यह है कि इसके बाद इस चार्जशीट में जो एक खास चीज है, बाकी तो ड्रॉप कर दीजिए, कि उन्होंने वो अपना चार्ज छोड़ने के ट्रांसफर के बाद फैसले लिए, वो भी छोड़ दीजिए। एक चीज जो है मीडिया के सामने जाना और लगातार बोलते रहना, इससे बाकी ऑफिसर्स में भी डिसिप्लिन को कमी आएगी। कल कोई पुलिस ऑफिसर, लेकिन सुनिए, जैसे आप काम कर रहे हैं, आप एक अफसर हैं, एक ईमानदार अफसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, और आप जांच जो कर रहे हैं उसमें आप दोषी पा रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा को। रॉबर्ट वाड्रा कोई गली चलता आम इंसान तो है नहीं, सोनिया गांधी जी के जवाई हैं, तो मीडिया के सामने तो आना पड़ेगा ना, नहीं तो जीने कौन देगा? नहीं, मीडिया के सामने वो कई तरीके होते हैं ना। एक ओपनली इंटरव्यूज देना मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, और लगातार किसी बात को कहते रहना, और फिर जो लोग बाकी भी ईमानदार है उनके साथ भी एक सभ्य सलूक किया जाए, उनके साथ भी ठीक तरह से काम किया जाए। सरकार एक वाड्रा के सिर पे नहीं चल सकती।
आप ये कर लीजिए। देखिए वाड्रा वाला मामला तो जस्टिस ढींगरा कर रहे हैं, उनके सामने केस भी पूरा जा रहा है, वो तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई उसका कंक्लूजन निकलेगा, एक दिन उसका फैसला तो आएगा ही आएगा। बाकी मामलों में क्या होता है अभी देखने वाली बात है। सरकार का जो है ना प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट से उसको क्यों शिफ्ट किया गया? रामविलास शर्मा जैसा मजा हुआ मंत्री था तो उनको क्या शिकायत थी? मजे हुए मंत्री साहब को हो सकता पसंद नहीं आ रहे, वही खैर ये जो बात है ये हम आपको बताएंगे कि क्यों ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से उनको हटाया गया और क्यों अब मोहनजोदड़ो की जो मूर्तियां हैं उनको साफ करने के लिए लगाया गया। लेकिन ये सब जानने के लिए तो बड़ा है। आपको बने रहना है हमारे साथ, यानी ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के आपके फेवरेट। मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद। भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज बात हो रही है एक IAS ऑफिसर अशोक खेमका की। अशोक खेमका की जब बात होती है तो ये एक अफसर हैं, लेकिन जो इनका कद हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में किसी नेता से कम नहीं लगता। एक कंट्रोवर्शियल अफसर हैं जो जाने जाते हैं अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी बेबाकी के लिए और एक काम करने का ऐसा स्टाइल जो कुछ लोगों को तो बहुत पसंद आता है, लेकिन कुछ लोगों की आंख में ये किरकिरी की तरह चुभता भी है। एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे, पहले चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण ढुल साहब के पास। ढुल साहब, जब आपकी सत्ता आई अक्टूबर 26, 2014 को सरकार बनी, तो ये जो दो नेता थे इनको अच्छी पोस्टिंग वगैरह दी गई। अशोक खेमका हो, प्रदीप कासनी हो, प्रदीप कासनी को लगा दिया आपने गुड़गांव का कमिश्नर, अशोक खेमका जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दे दिया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आपको लगा कि जैसे तो हमने तो गलती कर ली और इन दोनों अफसरों को खुड्डे लाइन लगा दिया। प्रदीप कासनी को तो जो कमरा मिला ना वो भी ईटीवी पे 4-4 घंटे खबर चलाने के बाद दिया गया और इनसे ट्रांसपोर्ट विभाग ले लिया गया। आप जानते हैं क्यों ऐसा किया गया? देखिए मुकेश जी, अभी पहले तो मैं अपने ठुकराल साहब की बात का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बड़े भाई हैं, कुछ अंदर की बातें बताई थी कि सरकार को इससे ये फायदा हो सकता है, ये नुकसान होगा, ये फायदा होगा, नफे और नुकसान की बातें सरकार के हित की थी। तो मुझे नहीं लगता वो निश्चित तौर पर आप लोगों की कैलकुलेशन होगी, क्योंकि मीडिया निश्चित तौर पर किसी न किसी बात को किसी न किसी रूप में चलाता है। लेकिन ये जो बात चार्जशीट की थी, चार्जशीट देने के उपरांत जब उनकी सुनवाई हुई, उस पूरी प्रक्रिया में जब उनको बेकसूर पाया गया तो उनकी चार्जशीट ड्रॉप कर दी। दूसरी बात जो आपने कही, अभी मुझसे प्रश्न पूछा था कि उनको पहले लगाया और फिर हटाया क्यों, तो जैसा कि आप सबको पता है, जैसे ही सरकार बदली तो उस टाइम पे करीब एक बार अफसरशाही में पूरी तरह से तबादले हुए थे और उसके 9 महीनों के कार्यकाल के बाद जब दोबारा तबादले हुए तो उसमें सिर्फ अशोक खेमका जी और प्रदीप कासनी नहीं थे, अपितु 19 ऑफिसर और भी थे। 9 महीने के बाद थोड़ी ना हटाया था सर आपने, 9 महीने के बाद थोड़ी ना हटाया था। मैं बताऊंगी मुकेश जी उनको क्यों हटाया गया था, मुझे दीजिए मौका बताने का। तबादले हुए थे, उस तबादलों के शुरू में लगाए भी तो आप ही ने थे पहले। मैंने वही कहा ना, तो उस पहले लगाए फिर हटा दिए। मैंने आपसे इससे पहले मौका जवाब देने का कि क्यों हटाया गया था आप बता देना उस बात की, तो आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि क्यों हटाया गया था। सरकार तो हम चला रहे हैं, जवाब आप दोगे, अच्छी बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से नाराज मत हो कीजिए। नाराज नहीं हो रहा हूँ, वो उन्होंने तो तबादलों की झड़ियां लगाई थी, बता रहे हैं हम तो फिर भी थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप थोड़ी सी देर के बाद जब आपका नंबर आए तो बता देना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से तबादले की प्रक्रिया है, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी आपने ये पूछा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बड़े ही आदरणीय नेता रहे हैं और 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। छोटी छोटी बात पर अभी तक कांग्रेस में जब भी कोई आप उनसे टिप्पणी और डिबेट लेने जाते थे या बाइट लेने जाते थे, भाजपा के अगर किसी नेता ने मान्य
अनिल विज जी ने कोई ट्वीट दिया तो उसके ऊपर भी उनकी तपाक से टिप्पणी आती थी, बाइट आती थी। आज वो चुपचाप हो गए हैं और उन्होंने कहा यह प्रशासनिक मामला है। आज उनके नेता, आज उनकी सोच कहां गई? आज उन्होंने इतना डिफेंडिंग क्यों दिया? इस बात का जवाब रंजीता जी से भी मैं पूछ लूंगा कि आज इतने डिफेंसिव क्यों है वो। जो हुड्डा साहब से भी पूछेंगे, हम रंजीता जी से भी पूछेंगे। एक बार रंजीता जी आपके पास हम दोबारा से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से पहले इसका जवाब देने का मौका मुझे दीजिए। मैं बताती हूँ कि डिपार्टमेंट से क्यों हटाया गया। अच्छा बताओ। रामविलास शर्मा जी ने, रामविलास शर्मा जी प्रोग्राम देखते हैं? कोई बात नहीं सर। रामविलास शर्मा जी ने जो वहाँ की लोकल माइनिंग लॉबी थी सर, माइनिंग लॉबी, बीजेपी की माइनिंग लॉबी जिसको कहते हैं ना, वो थी। उनके जो हैवी लोडेड ट्राले थे सर, उनको चलने की अनुमति नहीं दे रहे थे, जिसका गुस्सा माइनिंग लॉबी को चढ़ा और वो गुस्सा उतारा गया खेमका जी के ऊपर और उनको वहां से ट्रांसफर किया गया। और जहां तक कृष्ण ढूल जी कह रहे हैं कि आज तो उन्होंने जो माइनिंग लॉबी थी, मैडम समझ नहीं आया, फिर मैं वही कह रहा हूं, समझ नहीं आया ये तो माइनिंग लॉबी का रामविलास शर्मा से क्या ताल्लुक है? मैं करेक्ट कर दूं उस बात को। वो माइनिंग लॉबी के नहीं थे, वो ट्राले मारुति के थे। मारुति गाड़ियां जिसमें जाती थी लोडर होकर के, उनकी लेंथ और उनकी हाइट का मामला था। आपको अगर ज्ञान नहीं है तो कम से कम उस बात को लेकर के नहीं आपकी बात बता रहा हूं। आपसे टिप्पणी जी ने बंद कराने की कोशिश की थी, क्या वो आज बंद हो गए? बिल्कुल ज्ञान है, क्या आज वो बंद हो गए? ये जो मसला है, ये दो मसले हमारे सामने आए अभी, हालांकि पहले भी ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, लेकिन जो रंजीता मेहता हैं कांग्रेस की, उनका आरोप है कि माइनिंग लॉबी जो उस एरिया में थी उसके संबंध थे अच्छे रामविलास शर्मा जी के साथ। यही आप कह रही है मैडम? बिल्कुल, वही उन ट्रॉलों का इस्तेमाल। क्या संबंध थे उनके, कैसे संबंध थे कि एक अच्छे अफसर को ही हटा दिया? देखिए, जो जिन ट्रॉलों के अंदर उनका माल लोड होके जाता था, उनकी लेंथ और विड्थ जो ये डिटेल में बता रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम थी जिसको कि खेमका जी मंजूरी नहीं दे रहे थे। अच्छा। और रामविलास जी के ऊपर कहीं ना कहीं उनकी लॉबी का प्रेशर था, भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट है, तुम मिनिस्टर हो, तुम्हारे होते हुए हमें परमिशन नहीं मिल रही, हमें तंग किया जा रहा है, तो इस अफसर को हटाओ। इसलिए उस अफसर को वहां से हटाया अच्छा, गया। उस वक्त जो परिवहन मंत्री थे, बाद में जो डिपार्टमेंट रामविलास शर्मा जी ने दान कर दिया था परिवहन मंत्रालय, ये जो दान लिया गया, ये जो दान लिया गया था भाई साहब ढुल साहब, ये दान उन्होंने स्वेच्छा से किया था या पंडित जी ने जिद कर ली थी, खट्टर साहब ने कि ये तो दान देना ही पड़ेगा बेटा अगर मिनिस्ट्री में रहना है तो? देखिए, कम से कम रंजीता जी ने बड़ी साफगोई से इस बात को तो स्वीकार किया कि उनके यहाँ पर तबादले करने की यह प्रक्रिया होती थी। क्योंकि उन्होंने ये बताया कि मैं अंदर की बात बताती हूँ। इसका अभिप्राय ये स्पष्ट है कि पिछले 10 वर्षों में जिस पर का 1 मिनट घुमाइए मत, हम नहीं कर रहे हैं। नाखून भी नहीं रहे, नाखून भी मैं कह रही हूँ आपकी सरकार का तो वो हिसाब है। मैं बाजार में गई, मेरे पास 400 पुराने नोट थे, वहाँ पे नई नोट की गड्डी लेके बंदा खड़ा था, कहता मेरे साथ नए नोट बलटा लो। मैंने 400 के नए नोट बलटा लिए, 1 साल तक संभाल के रखा, किसी शगुन में काम आएंगे। और 1 साल के बाद जब उनको बाजार में चलाने के लिए गए तो किसी से पता चला कि वो नोट नकली हैं। तो आज आपकी सरकार का 1 साल के बाद ये हाल है, दुनिया को चल चुका है कि वो सरकार नकली है। मैडम रंजीता जी, ढुल साहब आपको कह रहे हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्या मतलब? मैंने बोला सर इनको। अच्छा, इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला है हमें। आज जब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी इन्होंने तो बटेर बोला था, जो मणिपुर, वाराणसी, पंजाब में मैं अपनी बात पूरी करूंगा 1 मिनट। मैं देखिए, गलत बात है ये, आप रंजीता जी गलत कर रहे हैं। नहीं, प्लीज प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मैंने ये कहा, इन्होंने बड़ी अंदर की बात बड़ी गंभीरता से बताई कि तबादला क्यों किया गया। इसका अभिप्राय यह स्पष्ट है कि पिछले 10 वर्षों से इनके यहां पर कांग्रेस की सरकार में यह प्रक्रिया अपनाई जाती थी, तभी वो उन्होंने इतने स्वाभाविक बात कही। और मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूरे 1 साल के कार्यकाल के बाद आज तक किसी भी मंत्री और मुख्यमंत्री जी की तरफ से हरियाणा प्रदेश की भाजपा की सरकार में ना कोई आरोप लगा है, ना कोई बात। और जो बटेर की बात कही थी, मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा, उसके बाद आप बोलेंगे। इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री जी के पास गए कि चुनाव के दौरान हमारे से नई खबर खेमका, पुरानी खबर रंजीता जी जो आप बता रहे हैं चला चुके हैं हम बहुत विस्तार पूर्वक। आज टॉपिक खेमका नहीं आए, बहुत बार बार थोड़ी लगाएंगे, नए नए आरोप।
इनको बोलिए नए आरोप लेके आएगा। आंखों से उतारे। रंजीता जी, अच्छा एक अब आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप काफी हो गए। अब एक बार हम चल रहे हैं ठुकराल साहब के पास, उसके बाद अत्रे साहब के पास आएंगे। आप दोनों का हमने पूरा समय दिया और आपने पूरा यूटिलाइज किया खुल के। मुकेश जी, एक इसमें चीज देखने वाली है कि आईएएस बड़ा सीनियर कार्डर होता है, इसके सहारे सरकार चलती है, आईपीएस और आईएएस के सहारे चलती है। उस कार्डर को अच्छी तरह से मैनेज करना, उनको यूज करना ऑफिसर्स को, ये सरकार का काम होता है, इससे काम चलता है। आपको ईमानदार चाहिए, कर्मठ अफसर चाहिए, कमिटेड अफसर चाहिए, कैसे अफसर चाहिए वो देखना होता है। खेमका जी ईमानदार हैं, खेमका जी मेहनती हैं, खेमका जी बहुत इंटेलिजेंट हैं, कोई राय कोई दो ओपिनियन नहीं इसके बारे में। लेकिन उनके स्वभाव में जो प्रॉब्लम है वो भी हमने डिस्कस कर ली। अब सवाल यह है कि खेमका जी पिछले अपने टोटल सर्विस में कितनी ट्रांसफ़र भोग चुके हैं, चाहे सरकार इन लोग की थी, चाहे कांग्रेस की थी, चाहे सरकार अब खट्टर साहब की बीजेपी की सरकार है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ईमानदार अफसर और भी हैं, ये अकेले नहीं है। बहुत से हरियाणा का काडर बहुत अच्छा काडर रहा है और उस पर कई अफसरों को कुछ अफसरों को छोड़ के बाकी पे कभी उंगली नहीं उठी और उन्होंने रूल्स बुक के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से काम करने की कोशिश भी की है। ये भी सच्चाई है। अब देखने वाली बात यह है कि अब खेमका जी को ये क्लीन चिट देने से एक चीज़ उभर के सामने आएगी कि बार बार मीडिया में आप ओपनली टीवी पे या ओपनली जा रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, छप रहा है। एक तो जैसे आपने जिक्र किया कि इतने बड़े आदमी को हाथ लगाने के लिए ज़रूरी था कि मीडिया में जाते, ठीक होगी बात। लेकिन हर वक्त वो अपनी ही जिद पे अपनी ही बात को आगे बढ़ाएंगे तो सरकार को उससे भय भी आता है। ये सरकार भी उससे और प्रदीप कासनी से भयभीत है। इनको भय भी आता है। कासनी साहब का क्या हुआ? कहाँ बैठा दिया उनको? क्या उसका उनका क्या उपयोग हो रहा है? ना उसकी प्रॉब्लम भी हुई। जब यहाँ पे लाए गए ना उनको गाड़ी दी, ना कमरा दिया, ना ड्राइवर दिया, ना टेलीफोन दिया, हमने खबर चलाई उसके बाद दिया। इनेलो के परवीन अत्रे साहब हैं, ये जो कासनी बॉम्ब है या खेमका बॉम्ब है, ये आपके हाथ में अच्छा लगा हुआ है जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी और आज भी। तो अब ये जो चार्जशीट ड्रॉप की गई है, इस चार्जशीट को ड्रॉप करने के बाद आपकी पार्टी का क्या रुख है? देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जिस तरह से हम इस चर्चा पे बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, प्रदेश की जनता उम्मीद करती है कि कोई कॉन्क्रीट समाधान या कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट सामने आए। लेकिन जिस तरह से अभी डिबेट हो रही थी, मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुई क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था, मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि कौन क्या बोल रहा है। जहां तक सवाल है खेमका साहब का या कासनी साहब का, देखिए सरकार का अधिकार क्षेत्र है, किस अधिकारी को सरकार ने कहां पे उसकी योग्यता का लाभ उठाना है, ये सरकार का अधिकार क्षेत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खेमका साहब और कासनी साहब के मामले में सरकार की मंशा पे शक कहां होता है? अगर आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के दौरान इवन मोदी साहब ने भी, जो खेमका साहब ने म्यूटेशन रद्द किया, चार्जशीट हुआ, इस मामले को अपने भाषणों में भी इंक्लूड किया। दूसरी तरफ कासनी साहब को आपको याद होगा, मुख्यमंत्री महोदय जो अब मुख्यमंत्री हैं, तब मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले थे, उन्होंने कासनी साहब को अपने साथ रखा, उनको एज ए सलाहकार, जैसे कि ऑफ रिकॉर्ड एडवाइजर। जिन ऑफिसर्स को उस वक्त आप इतना काबिल समझते थे, अचानक आपको एक स्वप्न आता है और आपको उनकी काबिलियत जो है वो कम लगने लगती है। देखिए कम कैसे लगती है? क्योंकि आपने जिस तरह के विभाग या जिस तरह का तजुर्बा कम था ना, उनको धीरे धीरे तजुर्बा आया। जैसे यहाँ पे सरकार की मंशा पे शक होता है। नहीं, मंशा पे शक नहीं होता है, वो तजुर्बा आता है और तजुर्बे से शायद उनको लगा कि नहीं, ईमानदार ऑफिसर्स नहीं चाहिए। सवाल बार बार उठता है, सरकार चलानी है। ठकुराल साहब ने भी जिक्र किया, बीच में ढुल साहब ने भी एक बार उस बात का जिक्र किया। अशोक खेमका जी के पूरे कैरियर में अगर उनको एज ए डीसी किसी ने लगाया तो इंडियन नेशनल लोकदल ने, झज्जर में वो डीसी रहे। अशोक खेमका जी को डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी किसने लगाया? इंडियन नेशनल लोकदल ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट। उनको जितनी अच्छी पोस्टिंग योग्यता के हिसाब से इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार के दौरान मिली है, नहीं मिली किसी सरकार के दौरान, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। लेकिन फिर मैं ये बात कहूंगा कि ठीक है, सरकार का अधिकार क्षेत्र है, किस अफसर में क्या काबिलियत है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कितने दिन तक रखना है, ये सरकार का अधिकार क्षेत्र है कि सरकार उसको कहां यूज करती है, कैसे यूज करती है। लेकिन इस तरह से मतलब किसी अफसर के साथ इसका ट्रीटमेंट थोड़ा गलत है। प्रवीण जी, अब ढुल साहब को मौका देते हैं। मैंने ये कहा कि जितना इन्होंने बहुत काबिल अफसर है, ये तो मैंने भी कहा है और मैं मानता भी हूं और मैं उनका निजी मित्र हूं। हमेशा मैंने इस बात को बड़ी साफगोई से कहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने कहा कि भाई किसी भी अधिकारी को
सरकार का, मुख्यमंत्री जी का अधिकार होता है कि वो किसी अधिकारी का कहां पर काम लेना। अब फिर हमारी रिशफलिंग होने वाली है दिवाली के बाद, उसमें हो सकता है खेमका जी को दोबारा किसी अच्छी जगह पर लगाया जाए। मतलब अच्छी और आप बुरी एक कोशिश- चीज मानते हैं, बेहतर होगा, एक चीज मानते हैं, बेहतर होगा, आप उनके एक चीज ज्ञान आप का ये मान फायदा रहे हैं बिग रॉबर्ट बुलेटिन वाड्रा में के कि कामों अभी में प्रयोग करें, दिवाली के बेहतर बाद होगा आपने उस कहा, एक काबिलियत मिनट अत्रे साहब एक मिनट, अभी ढुल साहब आपने ये माना कि दिवाली के बाद जो रीशफलिंग होने वाली है उसमें खेमका जी को फिर किसी अच्छी जगह लगाया जा सकता है। यानी अभी आप मान रहे हैं कि खेमका जी को, आप भी मान रहे हैं कि खेमका जी को खुड्डे लाइन लगाया हुआ है, मानते हैं इस चीज को? नहीं, मैंने ये कहा कि जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा और मीडिया के द्वारा बार बार ये बताया जा रहा है कि वो खुड्डे लाइन है, खुड्डे लाइन है, खुड्डे लाइन है, तब मैंने अपनी इस बात को रखा है कि निश्चित तौर पर उनका, हमने इतना बोला कि आपके दिमाग में घर कर गई बात। यस, आपने ये कहा कि मोहनजोदड़ो में वो सफाई कर रहे हैं, जैसे कि वो उस विभाग में जो काम पीएन को करना चाहिए वो काम हम लोग अशोक खेमका जी से करवा रहे हैं। ऐसा आपने इस प्रकार से वो प्रेजेंट किया है। दूसरी बात, मैं अपनी बात को अंत में खत्म करते हुए कहूंगा कि जिस प्रकार प्रदेश की जनता ने पिछले 11 वर्षों से ओम प्रकाश चौटाला जी को प्रदेश की जनता ने सत्ता से बाहर रखा हुआ है और अपने कार्यक्रमों से, क्रिया प्रणाली से आज वो जहां पर हैं, उसी प्रकार जब जो एक बटेर निकला हुआ है उसके पीछे भाजपा के शिकारी के तौर पर भाजपा लग चुकी है और उस बटेर का मरना निश्चित तौर पर तय है। वैसे आप जिस तरह आपने ढुल साहब कहा, लेकिन एक बात और है, जिस तरह से इस वक्त प्रदेश के जो वास्तविक हालात हैं, धरातल पे जो हालात हैं, आप ये बात भी निश्चित मान के चलिए कि जब अगला चुनाव 2019 में आएगा ना, आपके दो भी नहीं आने वाले, ये आप भी जानते हैं। सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की होगी और ये साबित भी कर दिया है। और जिस तरह से जहां तक चौटाला साहब की बात है, ये आप भी बेहतर जानते हैं, आखिरी मिनट है, ये आप भी बेहतर जानते हैं। चौटाला साहब वाला का आपने जिक्र किया, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के ये आपको कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये स्टेटमेंट थी इनकी। सर 66 साल से कांग्रेस सरकार शासन करती आई है। मैं ये कहना नहीं, चाहती हूँ एक साल में ये हालात कर दिए इन्होंने कि एक एक कर्मचारी, महिला, किसान सड़कों पर निकलकर हाहाकार मचा रहा है, हाहाकार मचा रहा है कि एक साल पहले आंखों में मुक्के मारकर अपनी आंखें फोड़ ली जो हमने इनकी सरकार बना दी। आज हर वर्ग इनसे परेशान है, चाहे वो किसान है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो युवा है, चाहे वो महिला है, चाहे वो गेस्ट टीचर्स हैं। वो इस दिन आपका समय समाप्त हो। आखिरी टिप्पणी ठुकराल साहब, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है, ठुकराल साहब के पास जा रहे हैं। अत्रे साहब रुकिए, ये जो आज की परिचर्चा अपनी रही ठुकराल साहब, इसमें आपने तीनों पार्टीज को सुना और आपने अंदर की बात भी हमें बताई। अब जो अगला कदम भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है, उसका जो नेगेटिव ग्राफ है वो धीरे धीरे से ग्रो कर रहा है और हम कहें कि काफी तेजी से कर रहा है तो गलत नहीं होगा। तो उस छवि में इस कदम से कुछ फायदा मिलेगा, नेगेटिव जो ग्राफ है कम आएगा थोड़ा? नहीं, ठीक है। जो रिशफल होने जा रहा है ना, जिसका जिक्र धुल साहब ने किया दिवाली के बाद, मुझे लगता है खेमका साहब को भी और शायद प्रदीप कासनी साहब को, दोनों को कुछ जगह अच्छी दे दी जाए, उनके जो काम करना है उन्हें अच्छा काम करने की मौका दिया जाए, ये ठीक बात है। रिशफल से ये साबित होगा कि सरकार की डायरेक्शन किस तरफ होगी। बहुत बढ़िया, और इस रिशफल का हम भी इंतजार करेंगे क्योंकि दिवाली अब चंद ही रोज के बाद आने वाली है और दिवाली के बाद जो ईमानदार अफसर तथाकथित तौर पर खुड्डे लाइन लगाए गए हैं उन्हें भी अच्छी जगह मिलेगी, देश की, हरियाणा की सेवा करने का मौका मिलेगा, ऐसा हमें लगता है। आप सब हमारी परिचर्चा में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल एक नए मुद्दे के साथ फिर रात 8 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ बने रहिए क्योंकि खबरों का सिलसिला बदस्तूर ईटीवी पर जारी है। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा